नमस्कार। तो चलिए आज से पढ़ना हम शुरू करेंगे संविधान एवं राज्य व्यवस्था। किसी भी विषय को पढ़ना हो तो उसके लिए कुछ जरूरी शब्द जो होते हैं उनके बारे में जानकारी जरूरी होती है। जब हम संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन शब्दों से सामना बार बार होगा। इन शब्दों से सामना बार बार होगा, इसीलिए इनके बारे में जानकारी शुरू में ही प्राप्त कर लें ताकि इनको बार बार न पढ़ना पड़े। पहला शब्द है नियम। इंग्लिश में इसको कहते हैं रूल। तो प्रश्न उठता है नियम क्या होता है। देखिए, नियम का मतलब होता है कुछ ऐसी बुनियादी बातें जिसका पालन अधिकतर लोग करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये बुनियादी बातें बनाएगा कौन। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक नियम होता है। अब होता है या नहीं होता है ये अलग बात है, होना चाहिए, लेकिन वास्तव में अधिकांश लोगों का कोई नियम नहीं होता है। उनका जब मन करता खाते पीते हैं, जब मन करता पढ़ते हैं, जब मन करता घूमते हैं। लेकिन कुछ लोग देखा होगा, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वही बड़ा नियम का पालन करते हैं। और खासकर महिलाएं बिना नहाए धोए इस रसोई घर में नहीं प्रवेश करती हैं, या फिर पूरा स्वच्छता को बरतती हैं हर काम में। तो ये जो होता है, ये क्या होते हैं? नियम। हर व्यक्ति अपने कुछ नियम बनाता है जिसका वो पालन करता है। पालन ना करे तो उसको कोई पनिशमेंट तो होनी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नियम खुद ही बनाए थे। जैसे कहा जाता है कि अक्सर हर रोज नियम बनाए जाते हैं, पता नहीं पड़ता सुबह उठते ये कहाँ जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं क्या? क्यों? क्योंकि पता है कि अगर हम उसको पालन नहीं भी करेंगे तो उसका हमको कोई दंड नहीं मिलना है। ये हो गए व्यक्तिगत नियम। जैसे एक बचपन का वाकया याद है। बचपन में एक वाकया हर रोज होता था। शिक्षक आते थे घर में जगाने हमारे। मैं कमबख्त रोज सोता था। अब सोच कर देखिए, होता है ना बचपन में शिक्षक लोग जब घर घर जाया करते हैं निरीक्षण करने ठंडी के समय में सुबह, तो आसपास जो किताब पड़ी होती थी उसको ही उठा लेते थे। पता ही नहीं पड़ता था कि ये उल्टी है या सीधी है। एक बार क्या हुआ, हिंदी की किताब लिए हुए थे, वो भी उल्टी, यानी जो शब्द मतलब उल्टे क्रम में थे उसको लिए हुए थे। प्रिंसिपल आए, उन्होंने पूछा पढ़ क्या रहे हो? तो कहा मैथ। तो कह रहे मैथ को ऐसे पढ़ा जाता है लेकर या लगाई जाती है? तो कहा नहीं सर, बस लगाने जा रहे थे, सूत्र याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या लिखा हुआ है पेज में? तब पेज में आंखें खोल ही नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इतना भयानक नींद चढ़ा हुआ था। ये समझ लीजिए, जितने बार भी दौरा हुआ उतने बार सोते मिले। एक बार थोड़ा उल्टा हो गया। उल्टा ये हो गया कि प्रिंसिपल जब घर आए तो उस दिन पढ़ रहे थे, और उस दिन की खुशी पूछिए मत। हमसे ज्यादा खुश हमारे प्रिंसिपल हो गए थे। लग रहा था कि उन्होंने अपने आप को ही कुछ मतलब ऐसा हो गया अद्भुत जो उनसे सहा नहीं जा रहा। तो इसलिए ये सब हर किसी के साथ होता है। तो ये होते हैं नियम। अब बात करेंगे, देखिए नियम जो होते हैं ये हो गए व्यक्तिगत नियम। कुछ समाज नियम बनाता है। जैसे समाज के कुछ अपने नियम होते हैं कि आपको किस तरह से रहना है समाज में, और अगर उस तरह से नहीं रहते हो तो क्या है ना, कोई रहने के लिए अगर मकान मांगने जाओगे रूम, तो वो भी नहीं देगा। बताते हैं ना कि साफ सफाई से रहोगे, गंदगी नहीं करोगे, तुम्हारे दोस्त नहीं आएंगे। जो इस तरह के रिस्ट्रिक्शन होते हैं ना, वो क्या है? नियम। ये सामाजिक नियम समाज ने स्वीकार किए हैं। इसके अलावा सरकार के नियम। देखिए, सरकार शब्द जब बात करते हैं तो इसमें आता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इनके अपने नियम होते हैं। ये होते हैं बड़े सख्त नियम। जैसे विधायिका का मतलब है कि विधानमंडल, जहाँ विधान बनाए जाते हैं, यानी जो कानून बनते हैं जहाँ पर, उसको कहते हैं विधानमंडल। तो अब वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कभी पहुंच जाए और किसी भी विषय पर कोई कानून बनाने लगे, बल्कि उसका एक अपना नियम होता है। पूरा सदन एक नियम से चलता है, उसको बोलते हैं संसदीय नियम। इसी प्रकार से कार्यपालिका के भी अपने नियम होते हैं। कार्यपालिका द्वारा जैसे बनाए जाते हैं नियम। कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना। जैसे ट्रैफिक नियम। ट्रैफिक नियम तो सब जानते हैं, अगर उनका पालन नहीं करते हैं तो फट से चालान कट जाता है। और अभी तक क्या होता था, जब तक ई चालान नहीं था तब तक मान लीजिए चालान किसी ने रोक लिया तो पुलिस वाले को 200 रुपये 100 रुपये डाल दिए जेब में और काम बन जाता था। अब क्या होता है, अब हर एक चीज कैमरे से रिकॉर्ड होती है, और कैमरे से जो चालान कटता है वो सीधे सीधे घर में पहुंच जाता है। तो अब और बड़ी समस्या हो गई है ये। इसके अलावा कुछ हर एक सरकार कुछ ना कुछ नियम जैसे बनाती रहती है। अभी कुछ समय तक उत्तर प्रदेश में एक नियम बनाया गया था जिसको कहते हैं रोमियो स्क्वाड। यानी अब जो लड़का लड़की बाहर घूमते थे खुले में,
उनको पुलिस पकड़ लेती थी। देखिए क्या होता है ना कि पुलिस वाले जो होते हैं बेसिकली उतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, काहे कि खुली भर्ती वगैरह से हो जाते हैं, इसीलिए उनको जो नियम बताया जाता है ना उसको बहुत समझाना पड़ता है कि इसका मतलब ये है। तो नियम नया बना था तो पुलिस वाले जिसको देखते थे, अब वो चाहे भाई बहन जा रहे हों उन्हीं को पकड़ लेते थे, बाद में छोड़ देते थे वो अलग बात है, लेकिन बदनामी होती थी ऐसे में। तब सरकार ने समझाया कि ऐसे नहीं करना है, अगर कोई आपसे मदद मांगे तब आपको आगे आना है। ये हो जाते हैं नियम। इसी प्रकार से न्यायपालिका जो होती है वो भी एक नियम से चलती है। ऐसा नहीं है कि जब जिस न्यायाधीश का मन जब पहुंच गए या फिर काम करना शुरू कर दिए, वहां भी एक नियम होता है। वहां जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो बांटता है किसको किस विषय पर सुनवाई करनी है। ये सब बाद में बात करेंगे इनके बारे में। इसके बाद अगला शब्द है परंपराएं। परंपराओं के लिए इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिशन। परंपराओं का मतलब होता है जो पहले से चला आ रहा है। अब परंपराओं को हम कहते हैं उर्दू शब्द दस्तूर। जैसे दस्तूर को अगर कहा जाए, एक बड़ी अच्छी लाइन है, इश्क का दस्तूर कुछ ऐसा होता है, भले ही गुनाह किसी का हो मगर हमेशा कसूर लड़के का होता है। जो ये लाइन है तो इसमें बताया गया दस्तूर यानी ये चला आ रहा है पहले से, अब इसको बदल नहीं सकते हैं। देखिए दस्तूर का मतलब होता है या परंपराओं का ऐसे नियम जो पहले से चले आ रहे हैं अतीत से। अब इन्हीं में से कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बहुत अच्छे से पालन कर लेते हैं, उनको बोलते हैं रीति रिवाज। रीति शब्द आपने सुना होगा, इसको कहते हैं, एक बड़ी अच्छी लाइन है उसमें कहा गया रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी रघुकुल में ये परंपरा या रीति हमेशा से रही है कि उस कुल में प्राण चले गए हों लेकिन वचन का कभी भी भंग नहीं होने दिया। तो ये क्या है, ये पहले से चला आ रहा था, इसको पालन हर किसी ने किया है। तो इसीलिए अब बात करेंगे रूढ़ियां। देखिए हर रीति रिवाज जो अच्छी है उसको हम बोलते हैं रीति रिवाज। जैसे आपने देखा होगा त्योहार कोई होता है, अभी होली आने वाला है, तो होली में कुछ क्या करते हैं रिवाज होता है तिलक वगैरह का या होलिका दहन का या पूजा पाठ का, ये सब रिवाज होता है। रीति मतलब जो चला आ रहा है पहले से, रिवाज मतलब जो उसके अंतर्गत हमारी क्या है मान्यताएं हैं। एक शब्द है रूढ़ियां। जरूरी नहीं है कि जो हर परंपरा पहले से चली आ रही है सही हो, अगर वो सही नहीं है और हमारी यानी इंसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है तो उसको हम कहते हैं रूढ़ियां। ऐसे समझिए जैसे बाल विवाह एक समय बड़ा प्रचलित था, आज भी घटनाएं होती हैं। बाल विवाह की यदि हम बात करें तो एक समय मुश्किल से 10-12 वर्ष की उम्र में महिला की शादी हो जाती थी बच्चे की, जब उसको कुछ जानकारी भी नहीं होती थी। लेकिन आज कहा जाए कि ये होने दिया जाए तो ये सही है? नहीं। उस समय क्यों हो जाती थी? दरअसल उस समय क्या होता था, बहुत ज्यादा संतानें होती थी, तो जो एक दबाव होता है ना माता पिता पर, उसके चलते और दूसरा सुरक्षा की भावना के चलते प्रशासन इतना मजबूत नहीं होता था, पुलिस व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं होती थी, इसीलिए क्या होता था उस समय बचपन में ही शादियां कर दी जाती थी। तो ये एक आम धारणा बन गई थी कि ये कर देना चाहिए, लेकिन ये गलत है। आज के समय में इसका सख्ती से विरोध भी होता है। इसी तरह भ्रूण हत्या, अगर देखा होगा बहुत से केस मिलते हैं जब बच्ची को जन्म के समय ही क्या कर दिया जाता है, गर्भपात करा दिया जाता है। इसी के चलते लिंगानुपात क्या हो रहा है, घट रहा है। हरियाणा में इसका जीता जागता उदाहरण है। तो जो ये सती प्रथा जिसके बारे में आपने सुना होगा, देखिए सती प्रथा जिस समय आई थी उसके पीछे एक अच्छा मोटिव था। क्या था? दरअसल युद्ध हुआ करते थे, राजा महाराजा जब पराजित हो जाते थे तो उनको मार दिया जाता था युद्ध में। तो जो दूसरे विपक्ष होता था जिसने मारा होता था वो क्या करता था, केवल राजमहल से धन संपदा को नहीं ले जाता था अपने साथ, बल्कि वहां जो महिलाएं होती थी उनको भी दासी बनाकर ले जाता था और उनके साथ पूरे तह उम्र दुराचार करता था। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि धन से ऊपर होता है क्या, चरित्र। कहा जाता है कि धनहीन व्यक्ति निर्धन नहीं होता है, लेकिन अगर किसी का चरित्र ही नहीं है, चरित्रहीन हो गया है, तो वो मरे हुए से भी ज्यादा बदतर स्थिति में है। तो इस स्थिति में कहा जाता था कि अगर राजा मर जाए और सेना कुछ ना कर पाए तो एक काम कीजिएगा कि अपने आप को देह त्याग दीजिएगा, ताकि पूरी उम्र जो सहना है उससे कहीं अच्छा है कि एक बार जो जलती हुई अग्नि में अपने शरीर को देह दे दिया जाए। तो उस समय सही थी, लेकिन आज जब कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है, सशक्त है, तब ये कहा जाए कि सती हो जाए तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट इसको मानते हैं, एक हत्या की संज्ञा देते हैं। अगर किसी के उकसाने पर कोई आत्मदाह कर लेता है कोई महिला, तो जिस व्यक्ति ने उकसाया है उसके लिए वही सजा है
जो किसी की हत्या करने पर है। ये सब बात करेंगे आगे, सोशल इशू है। इसके बाद बात करेंगे प्रस्ताव और संकल्प। देखिए, प्रस्ताव का मतलब मान लीजिए कागज का टुकड़ा। प्रस्ताव शब्द का प्रयोग ये मान लीजिए इसमें ज्यादा गंभीरता नहीं रहती है। जैसे लड़कों को देखिए, हर किसी को प्रपोज करते रहते हैं ये सोचकर कि कहीं ना कहीं तो ट्राई हो ही जाएगा, चक्कर लग जाएगा। लेकिन कभी कभी देखे होंगे कि वो प्रपोजल इतना स्ट्रिक्ट होता है, कहते हैं कि नहीं हम शादी करना चाहते हैं। इसका मतलब है संकल्प। तो प्रस्ताव संकल्प में क्या अंतर है? प्रस्ताव में जहाँ क्या होता है, माना जाता है सीरियसनेस कम है, लेकिन संकल्प की जहाँ बात होती है वहां माना जाता है कि मेच्योरिटी है, सीरियसनेस ज्यादा है, यानी मसला गंभीर है। जैसे मानकर चलिए सदन में इतने सारे सांसद लोग जाते हैं, विधायक लोग जाते हैं, अब इनको हाईलाइट होना होता है तो ये क्या करते हैं, किसी ना किसी विषय पर प्रस्ताव लेते आते हैं और कहते हैं कि हम इस पर क्या चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। तो लेकिन अगर राष्ट्रपति को हटाना है पद से या राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई मसला है, यानी महत्वपूर्ण मसला, तो उस पर प्रस्ताव नहीं संकल्प लाना होता है। प्रस्ताव अगर लाया जाता है तो इस पर जरूरी नहीं कि वोटिंग हो सदन में, लेकिन संकल्प जब लाएंगे तो कंपलसरी है कि वोटिंग होगी ही होगी। यानी संकल्प क्या होता है, भारी भरकम चीज है। संकल्प सीरियसनेस को दिखाता है। जैसे मान लीजिए आप कहें घर में कि हमको क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो शुरुआत में कहेंगे आप आईफोन, एप्पल, जो भी कहेंगे, तो घर वाले कह देते उतना सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन आप जब जिद करके कहते हो कि अगर मोबाइल नहीं लिया तो हम घर छोड़ कर चले जाएंगे, या फिर हमारा ये काम नहीं हुआ तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये क्या कहलाता है? ये दिखाता है जिद, कि अब आपके अंदर जुनून है, आप बहुत सोच समझ कर बोल रहे हैं और आप इसको लेकर बहुत जिद्दी हैं। वो होता है संकल्प। चलिए इतना काफी समझने के लिए। देखिए, प्रस्ताव या संकल्प जैसे ही सदन में लाए जाते हैं उसको लीगल भाषा में कहते हैं बिल। तो पूछेगा बिल क्या है? बिल मतलब विधेयक। ये सांप बिच्छू का बिल नहीं है। बिल मतलब विधेयक। विधेयक का मतलब होता है जब प्रस्ताव को या संकल्प को सदन में लाया जाता है। सदन का मतलब है या तो चाहे आप कहाँ संसद में लाएं या विधानमंडल में। संसद के अंतर्गत भी चाहे लोकसभा में लाओ चाहे राज्यसभा में, विधानमंडल के अंतर्गत भी चाहे विधानसभा में या विधान परिषद में, कहीं भी लाओ, उसको कानूनी भाषा में कहेंगे बिल। और जैसे कि सुना होगा CAB, ये कब नहीं है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, 2019-20 में बहुत चर्चा में था, बहुत बवाल कटा। जबकि ये बिल था, सदन में लाया गया था केवल चर्चा के लिए, तब भी इतना बवाल कटा। और जब कोई बिल पारित हो जाता है तो वो कहलाता है एक्ट, यानी अधिनियम। अधिनियम जब बन जाता है तो उसी को कहते हैं कानून। और कानून का पालन करना सबके लिए जरूरी होता है। कानून क्या है? ऐसा सर्वोच्च नियम जो किसके द्वारा बनाया गया हो, विधायिका के द्वारा, जिसका पालन करना प्रत्येक के लिए अनिवार्य होता है। तो कानून बहुत भारी भरकम चीज है, इसी को विधि भी यानी लॉ कहते हैं। अब जानते हैं सरकार के बारे में। देखिए, सरकार का मतलब होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कोई पूछे सरकार है क्या, तो कहिएगा सरकार कुछ नहीं है, लोगों का एक समूह है। हमारे आपके जैसे ही लोग वहां पर रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का समूह। लेकिन ये सरकार के 3 पार्ट होते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं विधायिका, इसका काम होता है विधि बनाना, एक कानून बनाना। देखिए, कोई भी देश होता है किसी ना किसी नियम कानून से चलता है। तो नियम कानून बनाना आसान काम थोड़ी होता है। नियम कानून बहुत सोच विचार करके बनाया जाता है, तो इस पर बहुत चर्चा की जरूरत होती है। तो जो लोग नियम कानून बनाते हैं उनके लिए जो सदन है उसको कहते हैं विधायिका। इसी प्रकार से जब नियम कानून बन जाता है तो इसको कोई लागू भी करता है, और जो लागू करता है वो कहलाता है कार्यपालिका। कार्यपालिका 2 तरह की होती है, एक होती है स्थायी, एक होती है अस्थायी। स्थायी होती है जिनको हम चुनते हैं ना, विधायिका से जो जाते हैं प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये सब। ये होता है अस्थायी, पता नहीं कब ये चले जाएं। ये दूसरा होता है स्थायी, जैसे IAS अधिकारी वगैरह जो होते हैं ना, सचिव वगैरह, ये होते हैं स्थायी कार्यपालिका। इसके बाद है न्यायपालिका। न्यायपालिका भी सरकार का एक अंग है, बहुत महत्वपूर्ण। अमेरिका में देखेंगे तो ये तीनों अलग अलग हैं। कार्यपालिका का विधायिका से कोई लेना देना नहीं, विधायिका का न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं, तीनों ही अलग हैं। इसको बोलते हैं शक्तियों का पृथक्करण, यानी अलग अलग संस्था को अलग अलग पावर दी है ताकि एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न कर पाए। जबकि भारत में भी ये लागू है, लेकिन भारत में कार्यपालिका विधायिका से अलग नहीं है, बल्कि जो विधायिका होती है ना, जिसको हम लोग चुनते हैं, और वही लोगों में से कार्यपालिका का गठन होता है। ठीक है। अब बात करेंगे सरकार के स्वरूप। पूरी दुनिया में देखेंगे तो अलग अलग स्वरूप हैं सरकार के। सरकार का मतलब सिर्फ यही है कि लोगों का एक समूह जो लोगों पर शासन करता है। सरकार के स्वरूप की यदि हम बात करें तो एक होता है निरंकुश राजतंत्र।
नाम से स्पष्ट होता है निरंकुश। देखिए सरकार पर अंकुश कौन लगाता है? लोग, वहां रहने वाले लोग। लेकिन अगर उन सरकार पर उनका कोई अंकुश नहीं है तो वो कहलाता है निरंकुश। निरंकुश राजतंत्र का मतलब होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार पर नाम मात्र नियंत्रण रहता है या बिल्कुल नियंत्रण नहीं रहता। यानी जो मन मर्जी वो करो, कोई नियंत्रण नहीं, कोई कुछ नहीं उखाड़ लेगा। ये पहले प्रचलित थी, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूटिज्म। दूसरा है पूर्ण राजशाही। पूर्ण राजशाही का मतलब होता है कि इसमें शासन व्यवस्था वंशानुगत होगी और जो राजा होगा वो उसकी जो मन मर्जी उस तरह से शासन करेगा। वो किसी की सुने या ना सुने इससे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी सब कुछ राजा के मन पर निर्भर करता है। ये होती है पूर्ण राजशाही। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूटिज्म मोनार्की। क्या? एब्सोल्यूटिज्म मोनार्की। अगला होता है ऑटोक्रेसी। देखिए ऑटोक्रेसी का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है। ऑटोक्रेसी का मतलब है सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति का मतलब है नियम कानून बनाने की शक्ति, नियमों को लागू करने की शक्ति। ये सब किसमें होती है? किसी एक व्यक्ति में ही होती है। सोच कर देखिए कितनी खतरनाक व्यवस्था है। इस इतनी खतरनाक व्यवस्था है कि सिर्फ एक व्यक्ति, कहते हैं ना 1% सेंट्रल शासन, एक व्यक्ति द्वारा शासित व्यवस्था। अगला है कुलीन या अभिजात तंत्र। कुलीन या अभिजात तंत्र, इसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। देखिए कुलीन का मतलब समझिए, आपके मोहल्ले में 4 से 10 लोग ऐसे होते हैं जो संपन्न होते हैं और फ्री भी होते हैं, मतलब रिटायरमेंट की एज में आ जाते हैं। उन लोगों को मोहल्ले के लोग बड़ा महत्व देते हैं, सम्मान देते हैं। तो मोहल्ले में जो भी मसला होगा वो सब लोग इकट्ठे होकर क्या होंगे, पहुंच जाएंगे सुलझाने के लिए। यानी पंचायत की तरह घूमते हैं। तो ये होता है कुलीन तंत्र। यानी कुलीन लोग जो होते हैं, जो समृद्ध लोग हैं, ऐसे कुछ लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं, शासन करते हैं पूरे देश पर। अगला है धनिक तंत्र, ओलिगोक्रेसी। धनिक नाम से स्पष्ट होता है धन वाला, पैसे वाला। अब मान लीजिए हमारे देश में क्या है, अगर अंबानी अडानी शासन करने लगे, टाटा अडानी अंबानी, तो ये क्या कहलाएगा, धनिक तंत्र। यानी कुछ धनवान लोग के होते हैं वो ही शासन करते हैं। हालांकि बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि देखिए अभी हमारे किसी भी देश की बात कीजिए, सबसे जरूरी होता है उसके लिए धन, और धन देते हैं यही पूंजीपति लोग। तो धनिक तंत्र का मतलब यह होता है कि कुछ धनवान लोगों द्वारा किए जाने वाला शासन। अगला है प्रजातंत्र या लोकतंत्र, इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी, जो कि हमारे देश में है। 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन। देखिए शासन जो व्यक्ति करता है या जो लोग करते हैं, उनको कौन चुनेगा, लोग चुनेंगे। और लोगों के पास ये भी पावर होती है कि अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको एक निश्चित समय बाद क्या करें, समर्थन वापस ले लें, उनको हटा दें। ये होता है लोकतंत्र। बहुत अच्छी व्यवस्था है भारत में लोकतंत्र। और लोकतंत्र के 2 प्रकार, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है, ऐसा समझिए जैसे घर में आप लोग हैं, तो घर में कोई भी निर्णय लेते हैं तो मम्मी पापा भाई बहन सब मिलकर आपस में निर्णय लेते हैं। ये होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्यों? जिन लोगों के लिए निर्णय लेने हैं वो लोग आपस में इकट्ठे होते हैं और अपने लिए सारे निर्णय लेते हैं। ये दरअसल प्रचलित था स्विट्जरलैंड में। अभी भी वहाँ के कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो अब सवाल उठता है कि भारत में क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? कमेंट में जरूर बताएं कि भारत में किस स्तर की सरकार में प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई देता है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि हम लोग क्या करेंगे, प्रतिनिधियों को चुनेंगे।